नमस्कार दोस्तों, कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे सुप्रसिद्ध लेखिका मैत्रेयी पुष्पा जी की कहानी चिन्हार। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आज सुनिए चिन्हार। मेरे ख्याल से यह अंतिम मरीज होगा, नेक्स्ट पेशेंट कहकर मैं अपनी मेज पर ही कुछ लिखने में उलझी रही। दरवाज़ा खुला होगा और अटेंडेंट ने पेशेंट के नाम की आवाज़ भी लगाई होगी। वे तीनों कब अंदर आ गए मुझे पता ही नहीं चला, लेकिन जब मैंने ऊपर निगाह उठाई तो देखा वे तीनों दरवाजे के पास ठिठके खड़े थे। मैंने समीप आने का इशारा किया तो वह रूपवती तरुणी रोगिणी को सहारा देती हुई मेरे पास तक ले आई। पीछे पीछे उसके साथ आया युवक भी चला आया। रोगिणी को मेरे सामने वाली कुर्सी पर बिठाकर युवती खड़ी ही रही। मैंने उसे और युवक को पास पड़ी कुर्सियों पर बैठने का संकेत किया। वे सभी बैठ चुके थे। नाक पर नीचे झुकाया अपना चश्मा मैंने ठीक तरह से ऊपर करके आंखों पर बिठाया और एक नज़र रोगिणी को देखने लगी। देर तक दृष्टि वहीं टिकी रही, उसी मुख पर। उसकी दोनों आंखों में झांकने के साथ ही पहचान के स्पष्ट से चिन्ह मेरे स्मृति पटल पर ठहर ठहर कर फिसलने लगे, ठीक उसी तरह जैसे काई जमी चट्टान पर मेढकी के छोटे छोटे बच्चे स्थिरता पकड़ते हैं और फिर फिसल जाते हैं। कई भाव फिर पानी में गोता लगाने के बाद ऊपर आए। कहीं देखा है मैंने इसे। हाँ, यह सरजू। मैं अपने आप से चीनने को कह रही थी, लेकिन इतने बड़े महासागर से शहर में सरजू कहाँ से आएगी और कैसे आएगी? मेरी दृष्टि का ही धोखा है। मैंने अपना मन समझा लिया। वैसे कई बार मुझे ऐसे ही भ्रम हुआ है। कोई स्त्री पीछे से सरजू जैसी लगी, कोई दाएं से तो कोई बाएं से। वह मिली मुझे कभी नहीं, लेकिन मैं इतना अवश्य जान गई कि मैं सरजू को कभी नहीं भूल पाऊंगी। वह शायद मेरे मन के किसी कोने में रहती है, अनजाने ही उभर आती है किसी स्त्री छाया में। मैं आश्वस्त होकर ओपीडी कार्ड पढ़ने लगी। नाम सरजू, उम्र 45, सेक्स फीमेल। मैं पूरी तरह घबरा उठी, दिल की धड़कन बढ़ गई। सरजू इस हालत में? मन अंदर ही अंदर फुसफुसा कर रह गया। यह पहचानेगी मुझे? सारे प्रश्न सोचती हुई मैं कार्ड को घूरती रही और नंगी मेज पर ही पेन से खुट-खुट करती रही। गहरी निगाह से देखा तो लगा वही है। ठोड़ी पर गुदने की 3 बिंदियों के निशान। संदेह हल्का होता जा रहा था और पहचान भारी। दोनों पलड़ों को जोखती मेरी आंखों के अंदर से भावातिरेक के बादल उमड़ने लगे, जिनके बरसते जल को मैं उसके तीमारदारों से बड़ी चतुराई से छिपा गई। सरजू अपनी फटी फटी आंखों से कहीं एक ही बिंदु पर घूरती सुधि बुधि विहीन बैठी थी। तन पर मुश्किल से लपेटे गए कपड़े, नंगे हाथ बिना पत्तियों की डूंडी शाख से, चेहरे पर झाइयां, कुछ उम्र का उतार और कुछ मन मरोड़ देने वाली यह बदहवास रुग्णता, दोनों के जोड़ ने सरजू का अम्लान मुख कैसा श्रीहीन कर दिया था। पत्ते झड़े पेड़ सा, शुष्क काष्ठ सरीखा। वे दिन मेरी किशोर वय और सरजू की तरुणाई के थे। जुलाई के महीने में शहरों के कॉलेजों में प्रवेश पाने वाले छात्र छात्राओं की बाढ़ सी आ जाती है। उस वर्ष भी कुछ ऐसा ही हुआ था। हम अपने कस्बे से इंटर की परीक्षा पास करके झांसी के डिग्री कॉलेज में प्रवेश ले चुके थे, मैं और मेरे 2 चचेरे भाई। कॉलेज का हॉस्टल निर्माणाधीन अवस्था में था, इसलिए बाहर से आए छात्र छात्राओं के सामने आवास का बड़ा विकट संकट आ खड़ा हुआ। इन दिनों कई दिन रिश्तेदारी में रहने के उपरांत बड़ी खोज के पश्चात हमें पंडित राम सहाय के मकान में
2 कमरे मिल पाए, एक मेरे लिए और दूसरा मेरे भाइयों के लिए। उसके बाद खाने पीने की समस्या उठ खड़ी हुई, परंतु आज तक वह आत्मीयता, सून की धरोहर सी मैंने अपने अंतर में कहीं गहरे छिपा रखी है, जिसमें सराबोर हो उस घर की वृद्धा स्वामिनी हमारे लिए महीनों भोजन बनाती रही थी। बुंदेलखंड में माँ को संबोधित करने वाला शब्द बाई आज भी उनकी ममतामयी तस्वीर मेरे समक्ष उपस्थित कर देता है, जिनको हम कई वर्षों बाई कहकर बुलाते हुए अपनी माता का स्नेह, उनकी ममता की ओट अनदेखा करते रहे थे। बाई, कहाँ तक करोगी आप? कहा ना कोई खाना बनाने वाली ढूंढ लो। मैं रोज ही उन्हें टोकती, अरे बिटिया तुम का अलग हो, हमारे और बाल बच्चे होते तब ना बनाते हम खाना। एकमात्र पुत्र की माता बस हंसकर यह कह देती और बड़ी चतुराई से मेरी बात टाल जाती। कुछ दिनों पश्चात जब 1 महीने तक बीमारी ने बाई को बिस्तर पकड़ाए रखा, तब स्वयं ही उन्होंने दद्दा से खाना बनाने वाली खोज कर लाने को कहा था। बड़ी खोजबीन के बाद जो हमारी भोजनदायिनी हमारे समक्ष उपस्थित हुई थी, वह सरजू थी। हाँ, यही सरजू। पहले दिन सुबह सवेरे झनक झनक पायल बजाती हमारे कमरे में प्रविष्ट हुई तो मैं और भाई आपस में एक दूसरे को देखकर हंस पड़े। वह तनिक सकुचा गई। माथे पर चमकती टिकुली, हाथ भर भर लाल कामदानी चूड़ियां और आंखों में महीन काजल आंजे, पटर पटर झपकती पलकें। मैंने ऊपर से नीचे तक निहारा तो बुंदेलखंडी कमनीया नारी की प्रतिमूर्ति लगी थी मुझे, दुबली पतली काया की स्वामिनी सरजू। खाना ऐसा बनाती कि भाई लोग 6 की जगह 12 रोटी और पतीली भर दाल का आहार झटक कर ही उठते। मंगल गांव से राशन लाया जाता और ये उसे जल्दी जल्दी खत्म करते जाते। जितना खाते सरजू उतनी ही प्रसन्नता जताती। आज तो सांचौ अच्छी बनी हुई है सब्जी, भैया लोगन ने खूब खाई, हंसते हंसते कहती जाती और बर्तन बटोरती जाती। सरजू, भैया लोग कब नहीं खाते, तुम पानी में नमक डालकर रख दोगी तब भी 12 रोटी में एक कम नहीं करेंगे। और हम दोनों जोर से हंस पड़ते। कैसी बात करत हो जिया, रोटी नहीं गिने चाहिए, कहकर मुझे डपटने लगती। उम्र में मुझसे बड़ी होने पर भी वह मुझे जिया कहकर संबोधित करती थी, सम्मान जताने को बस। महीने के अंत में खाना बनाने की एवज जब मैंने उसे रुपए देने चाहे तो वह बिदक कर दूर जा खड़ी हो गई थी। का करती जिया, रुपयन के लाने हम खाना नहीं बनाउत। फिर भी जबरदस्ती उसकी हथेलियों के बीच मैंने रुपए ठूंसने चाहे थे तो रुआसी हो आई। रुपया नहीं चाहिए जिया, प्रेम भाव बनाए रखियो बस। कहते कहते उसकी आंखें मिदुरा उठी। फिर उसे पैसे देने का मेरा साहस कभी नहीं हुआ। वह हमेशा समय पर आती थी। हमारी व्यस्तता का ख्याल कर हमें कभी शिकायत का मौका नहीं दिया। हम में से कोई बीमार पड़ता तो सब कुछ छोड़कर तीमारदारी में जुट जाती थी। उसकी पाजेब की झनक से हम बिना देखे ही समझ जाते कि सरजू आ गई। एक दिन आकर बोली, जिया आज न्योता है आपको और 2 भैयन को हमारे यहाँ। उसका तो कहना ही काफी था, सोचने विचारने का भी प्रश्न नहीं उठता था। उस दिन हम सरजू के घर गए थे। लिपा पुता साफ सुथरा घर, द्वार भित्तियां लोक चित्रकारी से सुसज्जित, चारों ओर उसकी सुघड़ता का साम्राज्य, मंदिर सा अगरबत्तियों से महकता घर। आज जब इस महानगर की गगनचुंबी इमारतें देखती हूं तो अपने घर की, पंडित राम सहाय के घर की और सरजू की घर की याद ना जाने क्यों कहीं मन में टीस जाती है। उस दिन खाने के बाद हम चलने को हुए तो वह सकुचाते हुए मेरे पास आई और एक सुतली से बंधे कागज का पैकेट मुझे पकड़ाते हुए मेरे कान के पास फुसफुसा कर बोली, लो जिया, हम तुम्हारे लाने ले आए थे, किले में मेला भरो हो तो वहीं से। मैंने पैकेट वहीं खोल डाला, उसी के सामने।
कांच की कुछ चूड़ियां और गुलाबी रंग के पतले कागज में चांदी की पायलें थी। मैं क्या पहनूंगी यह सब? काहे नहीं पहनती जिया? नंगे हाथ घोड़े का अच्छे लगत। उसकी आंखों की चमक मुझे आज तक याद है। उसी स्नेहवश मैं वह उपहार अपने साथ ले आई और वह स्मृति धरोहर मेरे पास आज तक सुरक्षित है। सरजू जितनी प्रेममयी और निष्ठावती थी, उसका पति उतना ही धूर्त और लंपट था। विधाता ने कंदर्प कामदेव जैसा रूप देकर उसके दुराचरण में और वृद्धि कर दी थी। बस कंडक्टरी करते करते चंद्र प्रकाश न जाने कितनी ग्राम बालाओं का प्रणयी बन बैठा। आए दिन सिर पर गठरी उठाए, आंखों में सुरमा लगाए, चोटी पट्टी किए